हाय, मैं हूं अवधेश उपाध्याय और आज लाया हूं मैं डरावनी कहानी खंडहर का दूसरा भाग। तो पहले भाग में आपने जाना कि विद्यासागर पीलीभीत के सरकारी इंटर कॉलेज में नई नौकरी के लिए आता है, पर आर्थिक तंगी की वजह से वह पहले महीने एक पुराने खंडहर में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। पर जल्द ही उसे पता चलता है कि वो उस खंडहर में अकेला नहीं है। खंडहर में कई राज दफन हैं और धीरे धीरे वो उन अनजान आत्माओं से रूबरू होता है। और अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत था, कहीं कोई हलचल नहीं हुई। विद्यासागर की नींद उड़ी हुई थी। उसने सोचा कि यहां आकर उसने गलती तो नहीं कर दी। तभी किसी ने उसकी कोठरी का दरवाजा बाहर से खटखटाया। विद्यासागर के रेंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। पर जो कोई भी बाहर था उसने दरवाजा फिर से खटखटाया। विद्यासागर ने डर के मारे पूछा, कौन है? तो जवाब में दरवाजे को जोर से धकेला गया, मानो कोई धक्का देकर जोर से दरवाजा खोल देना चाहता हो। विद्यासागर पीछे हट गया और बोला, भाग जाओ, मेरे पास चाकू है, मार दूंगा मैं। इतना सुनते ही दरवाजा खटखटाना बंद हो गया, पर विद्यासागर अभी भी चौकन्ना था। थोड़ी देर तक शांति छाई रही। फिर जैसे किसी ने कराहती हुई आवाज में कहा, सारंग सारंग। काफी देर तक सारंग को पुकारने की आवाजें आती रही। फिर सब शांत हो गया। विद्यासागर फिर भी 1 घंटे तक जागता रहा कि कहीं वो सब फिर ना लौट आए। पर 1 घंटे बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो विद्यासागर को नींद आ गई। और जब नींद खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। वह उठा और पूरी बिल्डिंग में नल खोजने लगा, जो उसे कहीं नहीं मिला। आंगन में अभी भी पानी भरा हुआ था, तो उसने वो पानी हाथ मुंह धुलने के लिए इस्तेमाल किया और स्कूल चला गया। स्कूल में उसने एक सहकर्मी गोपाल से स्कूल के पीछे वाले खंडहर के बारे में पूछा और जवाब सुन के वो दंग रह गया। उसे पता चला कि वो खंडहर भूतिया है। उसके आसपास भी लोग नहीं फटकते। कुछ दशकों पहले वहां एक लाश मिली थी। पुलिस और मीडिया कई दिनों तक वहां आती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। कब की बात है यह? विद्यासागर ने पूछा। यही कोई 1932 में हुआ था ये वाकया, गोपाल ने जवाब दिया। और क्या पता है तुम्हें उस खंडहर के बारे में? विद्यासागर ने पूछा। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर सुधाकर मामा जानते हैं, क्योंकि मरने वाला उनके गांव का था, गोपाल ने जवाब दिया। तो कहां मिलेंगे तुम्हारे सुधाकर मामा? विद्यासागर ने गोपाल से पूछा। यहीं कॉलेज के प्रशासनिक विभाग में काम करते हैं। मगर तुम उस खंडहर की बातें इतनी क्यों पूछ रहे हो? तुम उसको लेकर इतने उतावले क्यों हो? गोपाल ने पूछा। बस वो खंडहर रहस्यमय लगता है, तो बस जानने की इच्छा है, विद्यासागर ने झूठ बोला। ठीक है, लंच में मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, गोपाल ने कहा। लंच में विद्यासागर की मुलाकात सुधाकर से हुई। वह 65 वर्ष के एक व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि उनके गांव का एक आदमी उस बिल्डिंग में खुदाई के लिए गया था। संडे का दिन था, ऑफिस की छुट्टी थी, तो मजदूरी वाले सारे काम उसी दिन होते थे। करीब 4 मजदूर काम पर गए थे और ऑफिस का एक आदमी उनकी निगरानी कर रहा था। फिर सुनने में आया कि एक लाश मिली जो उसके गांव के आदमी की थी। पुलिस ने बहुत हाथ पांव मारा, मगर कोई हाथ नहीं लगा, सुधाकर ने जवाब दिया। किसने मारा था पता नहीं चला? विद्यासागर ने पूछा। पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। वो तीनों मजदूर और ऑफिस का कर्मचारी भी उसी दिन से लापता हैं। पुलिस को भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सुधाकर ने जवाब दिया। विद्यासागर बहुत ही ज्यादा उत्सुक था यह जानने के लिए कि उस खंडहर में क्या राज दबा है, आखिर क्या हुआ। तो उसने पूछा, अच्छा आपको उस मरने वाले इंसान का नाम पता है?
हाँ हाँ, मेरे गांव का ही तो था वो। और मुझे नहीं मालूम होगा उसका नाम? उसका नाम था सारंग। किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या हुई थी, सुधाकर ने यह जवाब दिया। और वो मजदूर जो लापता हो गए, क्या आपको उनके नाम पता है? विद्यासागर ने पूछा। सबके तो नहीं पता। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सारंग कौन था वो? विद्यासागर ने कंफर्म करने के लिए नाम बोला। सारंग बहुत ही सीधा और ईमानदार आदमी था, पर बेचारा पता नहीं क्यों मारा गया, शायद अपने सीधेपन की वजह से। तुमने एक बात का जवाब नहीं दिया। तुम इतना तफ्तीश क्यों कर रहे हो? क्या तुम पुलिस के आदमी हो? सुधाकर ने आश्चर्य से पूछा। नहीं नहीं, बस रहस्यमयी उपन्यास वगैरह पढ़ने की आदत है। जब गोपाल ने उस खंडहर के बारे में बताया तो बस उत्सुकतावश पूछने लगा, और कोई बात नहीं थी, विद्यासागर ने बोला। खंडहर तो भूतिया लगता ही है। मैंने बोल दिया विद्यासागर को कि उसके आसपास भी ना फटके। आत्माएं रहती हैं वहां, जो जान से मारने में जरा भी नहीं चूकती। गोपाल बोला। क्या मतलब? क्या कोई और भी मरा है वहां? विद्यासागर ने डरते हुए पूछा। तुमको क्या लगता है, अच्छी खासी बढ़िया सी बिल्डिंग छोड़कर सिंचाई विभाग वाले एक किराए के दफ्तर में क्यों चले गए? सुधाकर ने एक लॉजिकल सवाल किया। विद्यासागर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। लोग अजीबोगरीब चीजें देख रहे थे वहां पर। मरे हुए लोग दिखने लगे थे वहां। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था। कोई वहां काम करने को तैयार नहीं था। लोगों को मतिभ्रम हो रहा था। और फिर 2 लोग मरे हुए पाए गए। ऐसे में सरकार ने उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए छोड़ देने का निश्चय किया और किराए के भवन को सिंचाई विभाग का नया दफ्तर बना दिया। वो जब तुम स्टेशन से दाईं ओर बढ़ो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है लेफ्ट में, वही अब सिंचाई विभाग का दफ्तर है, सुधाकर ने कहा। तो बाकी के मजदूरों के बारे में कौन बता सकता है? विद्यासागर ने विनम्रता से पूछा। पता नहीं, शायद पुलिस वाले। पर वो पहले तुमसे ही सवाल करने लगेंगे कि तुम हो कौन, तुम्हारा इस केस में क्या लेना देना, वगैरह वगैरह, सुधाकर ने कहा। उस शाम सुधाकर से इतना सब सुनने के बाद विद्यासागर की वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई, खासतौर से भूत वाली बात सुनकर। पर सिर छिपाने का कोई ठिकाना नहीं था और बरसात का मौसम भी था, तो मजबूरन विद्यासागर को वापस खंडहर में ही जाना पड़ा। जोर से बरसात हो रही थी। शाम के 7 बज रहे थे। विद्यासागर ने डरते डरते कोठरी में कदम रखा, पर कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था। विद्यासागर चौंक गया कि आखिर कोठरी का दरवाजा कैसे खुल गया। वह तो ताला लगा रखा गया था। ताला जमीन पर पड़ा हुआ था। एक तो वो ऐसे ही डरा हुआ था, ऊपर से इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं उसे और डरा रही थी। उसने लैंप जलाया और अपनी चीजों पर एक सरसरी नजर डाली कि कहीं कोई चीज गायब तो नहीं है। सब चीजें अपनी जगह पर थी, बल्कि उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो कल वहां नहीं थी। वो एक पुराने जमाने की बनी एक चाबी थी, जिसे बेहद उम्दा तरीके से डिजाइन किया गया था, पर समय और मौसम की मार से उस पर जंग लग चुका था। ये चाबी कहां से आई? कल तो नहीं थी। क्या यहां कोई और भी आया था? अभी विद्यासागर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान आंगन में कल रात खड़े उन 4 विभत्स आकृतियों पर गया। कौन थे वो लोग? क्या मुझे उनसे डरने की जरूरत है? क्या ये वही मरे हुए लोग हैं जो लोगों को दिखा करते थे? खैर, उसने खाना बनाया और खाकर चटाई पर लेट गया। उसके जहन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे, पर थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रात के करीब 2:30 बजे उसे ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सारंग, सारंग, दरवाजा खोल, सारंग,
दरवाजा खोल। दरवाजे पर लगातार दस्तक होती रही। विद्यासागर की नींद टूट गई। वो जाग गया और दरवाजे पर दस्तक की आवाजें सुनने लगा। कोई सच में बाहर दरवाजा खटखटा रहा था। विद्यासागर डर गया। कुछ देर के लिए उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, पर बाहर खड़े लोग सारंग का नाम बार बार पुकारते रहे। बड़ी हिम्मत जुटाकर विद्यासागर बोला, प्लीज प्लीज चले जाइए यहां से। यहां सारंग नाम का कोई आदमी नहीं रहता। उसके इतना कहते ही दरवाजे की दस्तक बंद हो गई। पर विद्यासागर अभी भी टेंशन में था। वो सोच रहा था कि क्या वो सब चले गए, या पता करने के लिए उसने दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांका। बाहर जोरदार बारिश और बौछार का मौसम था, पर कोई भी वहां नहीं था। उसने आंगन में झांका, वहां भी कोई नहीं था। फिर दरवाजा बंद करके वो वापस लेट गया। चिंता और डर से उसकी नींद भाग चुकी थी। उसने ये फैसला किया कि इस जगह पर रुकना मौत को दावत देने के बराबर है और उसे यह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि लैंप की जलती हुई लौ बुझ गई। धत तेरी की, अब इस अंधेरे में माचिस कैसे ढूंढूं? वो वहीं लेटा रहा और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। पर कुछ अजीब आवाजों ने उसकी नींद फिर उड़ा दी। पहले बर्तनों के गिरने की आवाज आई और फिर चप 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 की आवाज से वो उठ बैठा। कमरे में धूप अंधेरा था। विद्यासागर ये जानना चाहता था कि ये किस तरह की आवाज है। कुछ देर तक वो उन आवाजों को समझने की कोशिश करता रहा। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ खा रहा है। तभी उसे ध्यान आया कि उसने बर्तन में कल सुबह का खाना बचा कर रखा था। उसे लगा कि लगता है कोई बिल्ली अंदर घुस गई होगी। उसने सिरहाने रखी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी जलाई। नजारा देखते ही उसकी रूह कांप गई। वही 4 लोग जो आंगन में खड़े थे, उसकी कोठरी में एक कोने में बैठे बर्तन में बची जूठन चाट रहे। ये नजारा बड़ा ही डरावना था और अजीब भी। डर से विद्यासागर का खून जम गया। वो चटाई से उठकर खिड़की की ओर भागा, क्योंकि दरवाजे के पास वो चारों बैठे हुए थे। विद्यासागर खिड़की से बाहर कूदकर दूसरी मंजिल से नीचे आने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। अंधेरे में किसी तरह गिरते पड़ते वह मेन हॉल से होते हुए खंडहर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप जा रहा था। पूरी रात उसने वहीं गुजारी। सुबह जब डरते डरते उसने अपनी कोठरी में कदम रखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। बर्तन यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। जैसे ही वो चटाई पर बैठा, कुछ सिक्के खनकने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा कि कुछ सोने के सिक्के चटाई पर बिखरे हुए थे। तो अब तक के लिए इतना ही। इस कहानी का तीसरा भाग जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।